गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर आभा गुप्ता, प्रोफेसर इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सहारनपुर। और आज मैं आपको कार्डियोवैस्कुलर आउटकम ट्रायल्स जो डायबिटीज की ड्रग्स के साथ हुए हैं उनके क्या रिजल्ट्स थे और उन रिजल्ट्स के बेसिस पे डायबिटीज की जो ट्रीटमेंट गाइडलाइंस हैं वो कैसे चेंज हुई हैं उस पर बात करूंगी। एक्चुअली 2008 में एक मेटा एनालिसिस पब्लिश हुई थी 42 ट्रायल्स की, जिसमें रोजीग्लिटाजोन जो डायबिटीज के पेशेंट में यूज की गई थी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया, उसके क्या दूसरे इफेक्ट साइड इफेक्ट्स थे वो एनालाइज किए गए थे। और ये पब्लिश हुई थी मेटा एनालिसिस न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में। और उसमें क्या मिला कि जिन जिन पेशेंट्स में रोजीग्लिटाजोन यूज की गई थी उसमें मायोकार्डियल इंफार्क्शन और कार्डियोवैस्कुलर डेथ इनके रेट्स बहुत ज्यादा थे। और जैसा कि हम सबको पता है कि जो डायबिटीज के मरीज होते हैं उसमें एथेरोस्क्लेरोटिक जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है उसका इंसिडेंस बहुत ज्यादा होता है। इनफेक्ट वो फर्स्ट कॉज है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी का डायबिटिक पेशेंट्स में। तो अगर कोई ड्रग है जो ASCVD एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का इंसिडेंस बढ़ा रही है तो उसका रिस्क हम डायबिटिक पेशेंट्स में नहीं ले सकते, बिकॉज हम एक तरफ पेशेंट को बायोकेमिकली ठीक करते रहे, उसके ब्लड शुगर ठीक करते रहे और दूसरी तरफ अननोइंगली उसकी मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी बढ़ा दें, वो रिस्क नहीं लिया जा सकता है। तो इससे क्या हुआ, इसका इफेक्ट ये पड़ा कि US FDA ने 2008 में और यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने 2012 में इंडस्ट्री के लिए ये मैंडेटरी कर दिया कि 2008 के बाद जो भी एंटी डायबिटिक ड्रग इंट्रोड्यूस होगी उन सब में सबके सबको कार्डियोवैस्कुलर आउटकम ट्रायल्स में उनका किया जाना, उनको देखा जाना, उनकी कार्डियोवैस्कुलर सेफ्टी एस्टेब्लिश होना जरूरी है। तो अब ट्रीटमेंट गाइडलाइंस कैसे चेंज हुई, मतलब शुरू में हम बात करते थे कि ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल करना है, ये ड्रग अच्छा कंट्रोल करती है इसको यूज कर लो, ये ड्रग और ज्यादा अच्छा कंट्रोल करती है इसको यूज कर लो। लेकिन अब क्या हुआ कि ठीक है ब्लड शुगर लेवल तो कंट्रोल करने हैं लेकिन ड्रग ऐसी यूज करनी है जो कार्डियोवैस्कुलर पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ हो, जो एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज का इंसिडेंस ना बढ़ाए। तो प्रूवन कार्डियो सेफ्टी वाली जो ड्रग्स हैं वही यूज करनी है। सबसे पहले मैं बात करूंगी DPP-4 इनहिबिटर्स की। DPP-4 इनहिबिटर्स में साक्साग्लिप्टिन, सीटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन ये 2008 के पहले इंट्रोड्यूस हो गए थे। बट फॉर्चुनेटली जब ये रिकमेंडेशन आई तो उसके बाद ये भी कार्डियोवैस्कुलर आउटकम ट्रायल्स में गए और आज विल्डाग्लिप्टिन को छोड़ के बाकी सबके साथ हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर आउटकम ट्रायल्स DPP-4 इनहिबिटर्स के हैं। ये मेजर ट्रायल्स हैं जो उनके साथ हुए हैं। साक्साग्लिप्टिन का मेन ट्रायल था सेवर्टिमी, टिकॉस, सीटाग्लिप्टिन, एग्जामिन ट्रायल में एलोग्लिप्टिन का लिया गया था, कैरोलिना और कार्मेलिना में लीनाग्लिप्टिन की बात हुई। अब रिजल्ट्स क्या निकले, जो जितने भी कार्डियोवैस्कुलर आउटकम ट्रायल्स होते हैं उसमें मेस जो होता है वो प्राइमरी एंड पॉइंट होता है। मेस क्या है, मेजर एडवर्स कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स। इसमें क्या क्या आता है, नॉन फेटल MI, नॉन फेटल स्ट्रोक एंड कार्डियोवैस्कुलर डेथ। तो रिजल्ट्स हमें क्या मिले कि जो मेस का इंसिडेंस था वो जो DPP-4 इनहिबिटर्स जिन डायबिटीज के पेशेंट को दिया गया था और जो प्लेसिबो दी गई थी जिस ग्रुप में, तो दोनों में जो मेस का इंसिडेंस था वो स्टैटिस्टिकली सिमिलर था। इसका मतलब DPP-4 इनहिबिटर्स जो हैं रोजीग्लिटाजोन की तरह मेस या एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज का इंसिडेंस नहीं बढ़ाते हैं, दे आर कार्डियो सेफ। लेकिन क्या हुआ, प्राइमरी एंड पॉइंट देखा जाता है, उसके बाद कुछ सेकेंडरी एंड पॉइंट्स देखे जाते हैं। अब हार्ट फेलियर क्या है, हार्ट फेलियर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्डिक डिसऑर्डर है डायबिटीज में। हार्ट फेलियर का इंसिडेंस जो था, जो हॉस्पिटलाइजेशन हार्ट फेलियर की वजह से डायबिटिक पेशेंट्स के होते हैं, ये सेकेंडरी एंड पॉइंट में देखा गया था। और सेवर्टिमी ट्रायल में साक्साग्लिप्टिन यूज की गई थी और ये देखा गया कि जिन पेशेंट को साक्साग्लिप्टिन दी गई थी
उसमें हार्ट फेलियर का हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा था, और हार्ट फेलियर को एस्टेब्लिश करने के लिए उसमें एंड टर्मिनल प्रो बीएनपी भी मेजर किया गया था, जिससे एस्टेब्लिश हुआ कि हाँ ये जो है पेशेंट हार्ट फेलियर डेवलप किए हुए है। इससे क्या हुआ कि एक वरी आ गई कि DPP-4 इनहिबिटर सब क्या करें, यूज करें ना करें, ये कहीं क्लास इफेक्ट तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फॉर्चुनेटली जो बाकी ट्रायल्स से टिकॉस में सीटाग्लिप्टिन यूज हुई थी, कार्मेलिना में लीनाग्लिप्टिन, एक्सामिन में एलोग्लिप्टिन, इनमें किसी में भी हार्ट फेलियर का इंक्रीज्ड इंसिडेंस, द इंक्रीज्ड हॉस्पिटलाइजेशन फॉर हार्ट फेलियर नहीं मिला। सो अब ADA के हिसाब से DPP-4 इनहिबिटर्स का स्टेटस क्या है? एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज के लिए वो न्यूट्रल है, वो इंसिडेंस नहीं बढ़ाते हैं, ना कम करते हैं ना बढ़ाते हैं। हार्ट फेलियर के लिए रिस्क है, स्पेशली साक्साग्लिप्टिन के साथ है, और टेनिलीग्लिप्टिन के साथ प्रॉब्लम है कि उस ये मिला कि वो QTC प्रोलॉन्गेशन करते हैं, तो वो प्रो एरिथमिक पोटेंशियल है उनका। तो ये जो है ये रिस्क हमें ध्यान में रखना है, ये इनके लेबल रिस्क है USFDA के हिसाब से। अब कब DPP-4 इनहिबिटर्स यूज करने हैं एज पर ADA? रिकमेंडेशन है कि जब HbA1c कंट्रोल नहीं हो रहा है तो हमें एंटी हाइपरग्लाइसेमिक थेरेपी को इंटेंसिफाई करना है, तब हमें यूज करना है। फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी तो अब आजकल मेटफॉर्मिन विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। तो अगर जब सेकेंड ड्रग की हमें जरूरत पड़े, HbA1c मेटफॉर्मिन प्लस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, तब हम DPP-4 इनहिबिटर ऐड करेंगे। अगर पेशेंट को हाई सीवीडी रिस्क नहीं है तो आप आराम से ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर पेशेंट को एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज है या पेशेंट को CBD का हाई रिस्क है, ये हाई रिस्क कब होता है? या तो पेशेंट की एज 55 की ज्यादा है, या पेशेंट को CKD है, या फिर पेशेंट को डिसलिपिडीमिया है, हाइपरटेंशन है, या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन की डायबिटीज है मोर देन 10 ईयर्स की, तो ये हाई रिस्क में आते हैं, पेशेंट हाई रिस्क हो जाता है फॉर कार्डियोवास्कुलर डिजीज। इन पेशेंट्स में अगर DPP-4 इनहिबिटर्स हम सिर्फ तभी यूज करेंगे अगर हम उनमें GLP-1 रिसेप्टर अगोनिस्ट या फिर SGLT2 इनहिबिटर्स नहीं दे पा रहे हैं, बिकॉज या तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं या फिर वो पेशेंट उनको टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, या पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी नहीं है। GLP-1 के साथ एक मेजर प्रॉब्लम अफोर्डेबिलिटी की आती है, रेट्स बहुत ज्यादा हैं इसके। SGLT2 के साथ मेन प्रॉब्लम आती है यूरोजेनिटल इन्फेक्शंस की, बट माइल्ड इन्फेक्शंस में वो डजंट मीन कि पेशेंट को माइल्ड यूरोजेनिटल इन्फेक्शन हुआ और आप SGLT2 इनहिबिटर्स बंद कर दीजिए, नहीं, क्योंकि ये देखा गया है कि ज्यादातर जो इन्फेक्शंस हैं ये माइल्ड होते हैं, तभी होते हैं जब पेशेंट क्लीनलीनेस वगैरह नहीं रखता है, ठीक है, या पानी बहुत कम पी रहा है। तो अगर बहुत सीवियर इन्फेक्शंस हो तब हम रोक सकते हैं, या फिर पेशेंट का EGFR लेस देन 30 ml पर मिनट। एम्पाग्लिफ्लोजिन और कैनाग्लिफ्लोजिन के एम्पाग्लिफ्लोजिन और डेपाग्लिफ्लोजिन अगर 45 EGFR जब 45 ml पर मिनट है तब तक हम दे सकते हैं, अब कहना तो हम 45 से और नीचे आके 30 तक दे सकते हैं, अब उसके नीचे तो नहीं देना है, ठीक है ना। टेनिलीग्लिप्टिन में रीनल डोज एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो आप फिर ऐड कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू SGLT2 इनहिबिटर्स, ये इंट्रोड्यूस हुए 2008 के बाद, तो ऑब्वियसली सबके साथ CVOTs अवेलेबल हैं। एम्पारेग आउटकम ट्रायल जिसके बारे में सबसे ज्यादा बात की जाती है, एम्पाग्लिफ्लोजिन टेस्ट हुआ इसमें, कैनाग्लिफ्लोजिन के हैं, कैनवास प्रोग्राम एंड क्रीडेंस, डैपा के हैं, डिक्लेयर टीमी। अब हमें मिला क्या, इन सब में हमें CV सेफ्टी एस्टेब्लिश हुई, मेस का इंसिडेंस इन्होंने किसी ने नहीं बढ़ाया, नॉन फेटल MI, नॉन फेटल स्ट्रोक है, कार्डियोवास्कुलर डेथ, ये मेजर एडवर्स कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स होते हैं, प्राइमरी एंड पॉइंट है CVOTs का, इनमें से किसी का इंसिडेंस इन्होंने नहीं बढ़ाया। लेकिन इसके साथ हम देखने तो चले थे कि ये इंसिडेंस तो नहीं बढ़ा रहे, बल्कि हमें और क्या मिला कि एम्पारेग आउटकम ट्रायल में एम्पाग्लिफ्लोजिन जो यूज हुई थी और कैनवास प्रोग्राम में जो कैनाग्लिफ्लोजिन यूज हुई थी, उन्होंने शो किया कि इंसिडेंस रादर कम है इन पेशेंट्स में जिसमें एम्पाग्लिफ्लोजिन और कैनाग्लिफ्लोजिन यूज हुई इन कंपैरिजन टू प्लेसिबो। तो इसका मतलब रादर वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं बेस से, तो कार्डियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट मिला हमें। अभी तो हम कार्डियो सेफ्टी की बात कर रहे थे, इंसिडेंस बढ़ाए ना, यहाँ हमें
और अच्छी चीज मिली कि ये तो कार्डियो बेनिफिशियल है, कार्डियो प्रोटेक्टिव है। यहीं पे मैं GLP-1 रिसेप्टर अगोनिस्ट की बात भी करूंगी। ये भी 2008 के साथ इंट्रोड्यूस हुए थे। सबके साथ CVOTs अवेलेबल है। लीडर ट्रायल की सबसे ज्यादा बात की जाती है जो लीराग्लूटाइड के साथ थी। इसमें क्या रिजल्ट्स मिले? वही मेस के लिए सेफ है, ये इंसिडेंस नहीं बढ़ाते हैं, और इनमें भी लीराग्लूटाइड, ड्यूराग्लूटाइड और सबक्यूटेनियस सेमाग्लूटाइड, इनके साथ कार्डियोवैस्कुलर आउटकम बेनिफिट जैसे हमें SGLT2 इनहिबिटर्स के साथ मिला था, इसमें भी मिला। तो अब इन रिजल्ट्स का क्या इंपैक्ट हुआ? हम पहले से ब्लड शुगर कंट्रोल करने की बात करते थे, फिर हम कहे कि किस पे आए? ग्लूको कार्डियो सेफ्टी पे आए, ग्लूको कार्डियो सेंट्रिक हुए। उसमें हमने सेफ्टी की बात की कि जिन ड्रग से हम ग्लूकोज लेवल्स कंट्रोल कर रहे हैं वो कार्डियो सेफ होनी चाहिए। लेकिन अब हम किस पे आ गए कि जिन ड्रग्स से हम ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल कर रहे हैं वो ऐसी ड्रग्स हो जो कार्डियोवैस्कुलर प्रोटेक्टिव हो, इंसिडेंस और कम कर दें, जिससे पेशेंट की मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी ASCVD की कम हो जाए। जब हमें वो इफेक्ट्स मिल रहे हैं तो हम इसे यूज करें। तो अब ADA क्या कहता है कि अगर टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस का पेशेंट है जिसको पहले से एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है या हाई CVD रिस्क है, तो उसमें आप SGLT2 इनहिबिटर्स या GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट ऐड कर दीजिए। ये एंटी हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट के लिए नहीं ऐड हो रहे हैं, ये CB बेनिफिट के लिए ऐड हो रहे हैं। और US FDA ने एम्पाग्लिफ्लोजिन और GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट में लीराग्लूटाइड दोनों का कार्डियो प्रोटेक्टिव इंडिकेशन अप्रूव कर दिया है 2018 में, ये अप्रूव हो गए हैं। तो इन पेशेंट्स में आप इन दोनों में से कोई भी ड्रग ऐड कर दीजिए जिससे ASCVD का रिस्क कम हो जाए। ना हार्ट फेलियर की बात, हार्ट फेलियर का इंसिडेंस, हॉस्पिटलाइजेशन का जो इंसिडेंस था ड्यू टू हार्ट फेलियर, ये सेकेंडरी एंड पॉइंट में लर्न किया गया था। DPP-4 इनहिबिटर्स के साथ ऑलरेडी एक वरी क्रिएट हो गई थी कि कहीं हार्ट फेलियर का इंसिडेंस तो नहीं बढ़ता, बट SGLT2 इनहिबिटर्स के साथ सारे ट्रायल्स में ये शो हुआ कि हार्ट फेलियर का इंसिडेंस रादर कम हो जाता है। चाहे पेशेंट को बेसलाइन में हार्ट फेलियर था तब भी वो वर्सन नहीं हुआ, राधा जिनको प्लासिबो मिला वो ज्यादा हॉस्पिटलाइज हुए, उसमें प्रोग्रेशन हार्ट फेलियर का ज्यादा हुआ और इनमें नहीं हुआ। और जिनको बेसलाइन पे हार्ट फेलियर नहीं था उनको आगे भी डेवलप नहीं हुआ। इसका क्या मतलब हुआ कि SGLT2 इनहिबिटर्स हार्ट फेलियर में प्रिवेंटिव रोल है, बिकॉज जिनको नहीं था उन्होंने डेवलप भी नहीं किया एज कंपेयर टू प्लासिबो, सिग्निफिकेंट नंबर ने डेवलप नहीं किया। और जिनको था उसमें कोई वर्सनिंग नहीं हुई, उनके हॉस्पिटलाइजेशन इंडिकेशन इंसिडेंस कम रहा, मतलब थेरेप्यूटिक रोल आ गया। और इसी से प्रेरित होके क्या हुआ, एनकरेज होके प्राइमरी हार्ट फेलियर ट्रायल्स आ गए SGLT2 इनहिबिटर्स के साथ। अभी तक हम टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट ले रहे थे जिनको बेसलाइन में हार्ट फेलियर था या नहीं था, बट इसमें NYHA क्लास 3 और क्लास 4 के पेशेंट्स नहीं लिए गए थे। अब ये प्राइमरी हार्ट फेलियर ट्रायल्स है जिसमें हार्ट फेलियर का इंसिडेंस, हॉस्पिटलाइजेशन फॉर हार्ट फेलियर था, ये प्राइमरी एंड पॉइंट की तरह लर्न किया गया। इसमें क्लास 3 क्लास 4 NYHA क्लास 3 क्लास 4 वाले पेशेंट भी ऐड हुए, और इसमें हार्ट फेलियर चाहे डायबिटीज थी वो वाले पेशेंट भी इंक्लूड हुए, और जिनको डायबिटीज नहीं थी बट हार्ट फेलियर था वो भी इंक्लूड हुए। और फिर अलग अलग 2 ट्रायल्स और आए एम्पाग्लिफ्लोजिन के साथ, जिसमें एक में क्या था कि हार्ट फेलियर था बट इजेक्शन फ्रैक्शन रिड्यूस्ड था, मतलब लेस देन 45 LVEF लेस देन 45% था, और दूसरा प्रिजर्व था LVEF मोर देन 45% था। अब इनके क्या रिजल्ट्स आए कि हॉस्पिटलाइजेशन जो था फॉर हार्ट फेलियर एंड कंबाइंड रिस्क ऑफ CV डेथ रिगार्डलेस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ DM, रिस्क इसका कम हुआ। कंसिस्टेंट रिजल्ट्स रहे, जो हमें CVOTs में मिले थे वही हमें प्राइमरी HF ट्रायल्स में भी मिले। तो अब ADA ने क्या रिकमेंड किया है कि जो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट हैं हैविंग रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, एक्चुअली ये जो प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन वाला ये ट्रायल था ना, इसके रिजल्ट्स अगस्त 2021 में आए थे और ADA की रिकमेंडेशन उससे पहले आ गई थी। प्रॉब्ली दिस इज द रीजन कि हमें जो रिकमेंडेशन मिली है वो अभी रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन के साथ मिली है। मे बी फ्यूचर में हमें
प्रिजर्व वाली भी मिल जाए। तो अभी क्या है, प्रेजेंट सिनेरियो ये है कि अगर टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस का पेशेंट है विद heart failure with reduced ejection fraction, तो SGLT2 inhibitors with proven benefit should be added to reduce the risk of worsening of heart failure and CV death। और तीनों ही ये SGLT2 inhibitors में एक क्लास इफेक्ट मिला है, तीनों SGLT2 inhibitors ने रिस्क रिडक्शन किया है। ये दूसरे ऑनगोइंग हार्ट फेलियर ट्रायल्स हैं SGLT2 inhibitors के साथ, जिसमें जो डैपा के साथ हैं उसमें भी इजेक्शन फ्रैक्शन कम और इजेक्शन फ्रैक्शन ज्यादा वाले चल रहे हैं, और कैनाग्लिफ्लोजिन के साथ एक चीफ एचएफ कर रहा है। इसमें दोनों तरह के पेशेंट दिए गए हैं, डायबिटीज विद हार्ट फेलियर एंड नॉन डायबिटिक पेशेंट विद हार्ट फेलियर। अब किस तरह से इंपैक्ट हुआ डायबिटीज की ट्रीटमेंट गाइडलाइंस पे, कि पहले हम ग्लूकोसेंट्रिक थे, कार्डियोसेंट्रिक हुए, कार्डियोसेंट्रिक में हम सेफ्टी की बात की, फिर हम प्रोटेक्शन पे आए और अब हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। अब एक और चीज मिली हार्ट की बात, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो डायबिटीज में जिसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो होता है किडनी। रीनल इफेक्ट्स जो थे वो सेकेंडरी एंड पॉइंट सीवीओटीज में स्टडी किए जाएंगे इन सब ट्रायल्स में, SGLT2 इनहिबिटर्स के भी, GLP-1 के भी। इसके रिजल्ट हमें सेकेंडरी एंड पॉइंट जब लर्न किया गया तो मिला कि देयर वाज रिडक्शन इन द प्रोग्रेशन ऑफ क्रोनिक किडनी डिसीज एंड एल्यूमिनुरिया। और इससे एनकरेज होके कार्डियो रीनल ट्रायल्स आए जिसमें रीनल इफेक्ट्स प्राइमरी एंड पॉइंट की तरह स्टडी किया गया, कैनाग्लिफ्लोजिन के साथ क्रीडेंस ट्रायल और डेपाग्लिफ्लोजिन के साथ डेपा सीकेडी। इनफैक्ट डेपा सीकेडी में तो सीकेडी के पेशेंट्स डायबिटीज विदाउट डायबिटीज दोनों तरह के लिए गए। और ये जो बेनिफिशियल इफेक्ट हमें मिला था जहां सीवीओटीज में, जिसमें कि किडनी इफेक्ट्स हमने सेकेंडरी एंड पॉइंट की तरह देखे थे, इन कार्डियोरीनल ट्रायल्स में जिसमें किडनी इफेक्ट्स प्राइमरी एंड पॉइंट में ऐड किए गए हैं, इसमें भी जो बेनिफिशियल इफेक्ट मिला था ऑन द प्रोग्रेशन ऑफ एंड स्टेज किडनी डिजीज, एल्यूमिनुरिया एंड डेथ फ्रॉम रीनल और सीवी कॉज, ये हमें एस्टेब्लिश हुआ, सेम रिजल्ट्स मिले। क्रीडेंस में भी जो कैंपा के साथ की, कैना के साथ की गई थी और जो डेपा के साथ की गई थी, उसमें भी डेपा में तो इनफैक्ट विद और विदाउट डायबिटीज था, तो ये और ज्यादा प्रूव किया कि ये रीनोप्रोटेक्टिव हैं SGLT2 इनहिबिटर्स। नाउ तो एडीए की रिकमेंडेशन क्या है कि SGLT2 इनहिबिटर्स जो हैं दे आर प्रेफर्ड इन द पेशेंट्स ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस विद सीकेडी एज एड ऑन थेरेपी। अभी रिकमेंडेशन एड ऑन थेरेपी की तरह है। कार्डियो प्रोटेक्शन के लिए है कि आप SGLT2 इनहिबिटर्स या GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट ऐड कर दीजिए अगर पेशेंट को ASCVD है या फिर हाई रिस्क CVD है, टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स, एडवर्स कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स। बट यहाँ पे एड ऑन थेरेपी है क्योंकि ये जो रीनो प्रोटेक्टिव इंडिकेशन है ये अभी US FDA से अप्रूव नहीं हुआ है, और जब तक अप्रूव नहीं होता है कोई इंडिकेशन तो उसके लीगल इश्यूज होते हैं। मे बी आगे फ्यूचर ट्रायल्स के बाद अप्रूव हो जाए, बट अभी एज ऑन टुडे रिकमेंडेशन इज कि इफ एंड एक कोई दूसरी ड्रग चाहिए हमें HbA1c कंट्रोल करने के साथ जो मेटफॉर्मिन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से अलोन से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आप SGLT2 इनहिबिटर्स कर दीजिए, या पेशेंट मेटफॉर्मिन नहीं टॉलरेट कर पा रहा है तो आप इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है, बिकॉज दे हैव शोन प्रूवन बेनिफिट इन रिड्यूसिंग प्रोग्रेशन ऑफ CKD, CVD इवेंट्स एंड हाइपोग्लाइसीमिया। जहां तक GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट के साथ है, ये भी रीनोप्रोटेक्टिव मिले हमें, तो इसके साथ रिकमेंडेशन है कि अगर आप SGLT2 नहीं दे पा रहे हैं तो आप GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट दे सकते हैं, बिकॉज दे आल्सो रिड्यूस द CVD रिस्क एंड हाइपोग्लाइसीमिया इन CKD पेशेंट्स with diabetes and probably retard CVD प्रोटेक्शन। प्रोबेबली वर्ड यूज हुआ है क्योंकि GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट के साथ अभी तक किसी भी कार्डियो रीनल ट्रायल के रिजल्ट्स पब्लिश नहीं हुए। एक फ्लो ट्रायल अभी ऑनगोइंग है जिसमें लीराग्लूटाइड के साथ लीराग्लूटाइड स्टडी की जा रही है इन डायबिटिक पेशेंट्स विद CKD, बट अभी रिजल्ट्स उसके अभी पब्लिश नहीं हुए हैं। मे बी अगर एक बार जब ये रिजल्ट्स आ जाए और फेवरेबल हो तो ये प्रोबेबली वर्ड हट जाए। टेक होम मैसेज क्या है कि जो 2008 के बाद जितने भी ड्रग्स आएंगे सबके सब को CVOTs में टेस्ट होना है, और जिन जिन की कार्डियोवास्कुलर सेफ्टी एस्टेब्लिश होगी वही यूज करनी है। तो हम इवेल्युएट कैसे इवॉल्व हुई हमारी ट्रीटमेंट गाइडलाइंस कि हम सब पहले बात करते थे कि ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल करना है,
ग्लूकोसेंट्रिक थे, फिर हम हुए कि नहीं ग्लूकोकार्डियोसेंट्रिक, हम ब्लड शुगर लेवल्स ऐसी ड्रग से कंट्रोल करना है जो कार्डियो सेफ हो। फिर आया और कार्डियो सेफ से फिर हम मूव ऑन हुए कि हमें कार्डियो प्रोटेक्टिव ड्रग्स यूज करनी है, और फिर हम मूव ऑन हुए कि नहीं अगर हार्ट फेलियर है तो हमें ऐसी ड्रग यूज करनी है जो हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट भी करे। और अब हम मूव हुए कि कार्डियो ग्लूकोकार्डियो रीनोसेंट्रिक होना है, मतलब हमें ब्लड शुगर भी कंट्रोल करना है, कार्डियो प्रोटेक्टिव भी और रीनो प्रोटेक्टिव भी। तो पहले हम देखते थे प्राइमरी एंड पॉइंट मेस, मेजर एडवर्स कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स, अब हम देखते हैं मार्स, मेजर एडवर्स रीनो कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स। ये एक इवोल्यूशन है हमारे सीवीओटीज में भी की स्टडीज में भी और हमारी ट्रीटमेंट गाइडलाइंस में भी। अब स्टेटस क्या है, DPP-4 इनहिबिटर्स कार्डियो सेफ हैं ASCVD के साथ, हार्ट फेलियर के लिए इनके मिक्स्ड रिजल्ट्स हैं, लेकिन इनका कार्डियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट नहीं आया है। यहीं पे मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि DPP-4 इनहिबिटर्स में लीनाग्लिप्टिन के साथ एक ट्रायल आया के रिजल्ट्स आए हैं अभी रिसेंटली, कार्मिलीना, जिसमें DPP-4 रीनो प्रोटेक्टिव मिला है, लेकिन अभी ये रिकमेंडेशंस में नहीं आया है, अभी इसका स्टेटस एज रीनो प्रोटेक्टिव DPP-4 इनहिबिटर्स का नहीं रखा गया है, क्योंकि ये रिजल्ट्स जब कंसिस्टेंटली हमें और स्टडीज में भी मिलेंगी तो और कार्डियो रीनल स्टडीज जब होंगी और उसमें हम सेम रिजल्ट्स अगर हमें मिलते हैं तभी ये चीज एस्टेब्लिश होगी कि DPP-4 इनहिबिटर्स रीनो प्रोटेक्टिव हैं। अभी के लिए रिकमेंडेशंस में रीनो प्रोटेक्टिव ये नहीं माने गए हैं। SGLT2 इनहिबिटर्स कार्डियो सेफ भी हैं, कार्डियो प्रोटेक्टिव भी हैं और रीनो प्रोटेक्टिव भी हैं, तीनों चीजें इनकी एस्टेब्लिश्ड हैं। GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट कार्डियो सेफ है, कार्डियो प्रोटेक्टिव है एंड प्रोबेबली रीनो प्रोटेक्टिव है। जो इसका प्राइमरी कार्डियो रीनल आउटकम ट्रायल है उसके रिजल्ट्स आ जाएं, उसके बाद में भी ये प्रोबेबली, अभी तक हम मान के चल रहे प्रोबेबली हैं, रिजल्ट फेवरेबल होंगे तो ये भी एस्टेब्लिश्ड रीनो प्रोटेक्टिव में आ जाएगी। तो हमारी रिकमेंडेशंस क्या है कि अगर पेशेंट को टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस है विद ASCVD या फिर पेशेंट हाई रिस्क है CVD के लिए तो SGLT2 इनहिबिटर्स या GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट आप को ऐड करनी है विद प्रूवन CV बेनिफिट। देखो अब जो इरा है ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का है, अब ड्रग्स एज ए क्लास अप्रूव नहीं होते हैं, उनके इंडिकेशंस अलग अलग ड्रग अप्रूव होती हैं, तो जिन जिन ड्रग्स का CV बेनिफिट प्रूव हो गया है, SGLT2 इनहिबिटर्स में प्रूव हुआ है हमारा एम्पा का और कैना का, जो डेपाग्लिफ्लोजिन था जिसका डिक्लेयर टीमी ट्रायल हुआ था उसमें कार्डियो सेफ तो वो मिली बट वो सुपीरियर टू प्लेसिबो नहीं थी, तो उसका कार्डियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट अभी एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। तो प्रूवन बेनिफिट SGLT2 इनहिबिटर्स में हमारे पास है एम्पा का और कैना का, और GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट में है हमारे पास लीराग्लूटाइड का, सबक्यूटेनियस सेमाग्लूटाइड का और ड्यूलाग्लूटाइड का। बाकी सेफ हैं बट उनके सुपीरियरिटी प्रूव नहीं हुई है, तो विद प्रूवन बेनिफिट शुड बी यूज्ड बिकॉज इनके लीगल इश्यूज हैं। जो ड्रग का जो इफेक्ट, जो इंडिकेशन लाइसेंसिंग अथॉरिटीज ने अप्रूव नहीं किया है तो बेटर है आप उसको ना यूज करें। एज ए क्लास अप्रूवल अब नहीं होते हैं, इंडिविजुअल ड्रग्स के इंडिकेशंस करके अप्रूव होती है। अगर हार्ट फेलियर है तो SGLT2 प्रिफर्ड है, SGLT2 तीनों के तीनों ने हार्ट फेलियर में बेनिफिशियल रोल इनका एस्टेब्लिश हुआ है, डेपा का भी, कैना का भी और एम्पा का भी। अगर पेशेंट को CKD है डायबिटीज के साथ तो SGLT2 इनहिबिटर्स ऐड करने हैं टू रिटार्ड द प्रोग्रेशन ऑफ CKD एज एड ऑन थेरेपी। लेकिन अगर आप SGLT2 इनहिबिटर्स नहीं दे पा रहे हैं, पेशेंट को बहुत सीवियर यूरोजेनिटल इंफेक्शंस हैं जो मैनेजेबल नहीं है, या पेशेंट का EGFR लेस देन 30 हो गया है, तो SGLT2 इनहिबिटर्स नहीं दिए जाते हैं। 45 तक आप एम्पाग्लिफ्लोजिन और डेपाग्लिफ्लोजिन दे सकते हैं जब तक EGFR 45 मिलीलीटर पर मिनट है। 45 से 30 तक आप कैना दे सकते हैं, मतलब कैना ग्लूफ्लोजिन आप 45 के नीचे भी दे सकते हैं, अप टू 30 के नीचे नहीं। तो अगर पेशेंट में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है SGLT2 इनहिबिटर्स या फिर वो बहुत सीवियर उसको यूरोजेनिटल इन्फेक्शंस बार बार हो रहे हैं या पेशेंट को फ्रैक्चर हो जा रहा है, तो आपको तब SGLT2 इनहिबिटर्स की जगह आप GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट सजेस्टेड हैं, बिकॉज प्रोबेबली क्योंकि वो कार्डियो सेफ भी हैं, कार्डियो प्रोटेक्टिव भी हैं, प्रोबेबली
रीनोप्रोटेक्टिव भी है। एंड GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट में एक्जिनाटाइड के लेवल्स, एक्जिनाटाइड के जो डोज है वो एडजस्ट, रीनल एडजस्टमेंट उसका करना पड़ता है, फिर बाकी ड्रग्स आप दे सकते हैं। धन्यवाद।